जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए पिछले वर्षों में पूछे गए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, एक एक प्रश्न रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। दोस्तों, ये बतानी है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। तो आप लोग याद रखेंगे आर्थर ट्रांसले ने, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। तो आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा आर्थर ट्रांसले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। अब दोस्तों बतानी है कि विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। तो आप लोग याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन ने, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। तो आप सभी याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस अभयारण्य को पूर्व में यानी कि पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। तो आप लोग याद रखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, इससे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि इसका नया और परिवर्तित नाम है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, पृथ्वी का जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल किसके द्वारा संचालित होता है। दोस्तों ये बताने कि पृथ्वी का जो जल चक्र है, वाटर साइकिल है, ये किसके द्वारा संचालित होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा सूर्य, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का जो जल चक्र है, वाटर साइकिल है, ये से दोस्तों सूर्य के द्वारा ये संचालित होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे देविका रानी, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे देविका रानी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। तो आप लोग याद रखेंगे भास्कर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों भास्कर कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे एक भारतीय गणितज्ञ थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों बतानी है कि यूनेस्को का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, टीके यानी कि वैक्सीन की खोज किसने की थी। दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि टीके की यानी कि वैक्सीन की खोज किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे एडवर्ड जेनर ने। जी हाँ दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने टीके की यानी कि वैक्सीन की खोज की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। दोस्तों बतानी है कि कौन वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने खुद से मौत को गले लगाए थे, यानी कि अपने आप को उन्होंने दोस्तों मौत के घाट उतार लिए थे। तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद से अपने आप को ही गोली इन्होंने मार लिए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। खुद से मौत को गले लगाने वाले ये पहले क्रांतिकारी थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। दोस्तों ये बताने कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे 1989 ईस्वी में।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बर्लिन की दीवार को 1989 ईस्वी में ध्वस्त किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? दोस्तों ये बतानी है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। तो आप सभी याद रखेंगे लाल सागर से जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि CO2 से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो आप लोग याद रखेंगे गोदावरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों गोदावरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है, जो दोस्तों देश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे, गंगा के बाद गोदावरी ही देश की सबसे दूसरी लंबी नदी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये बतानी है कि ग्लूकोमीटर ये एक दोस्तों क्या है? यह एक चिकित्सक उपकरण है। तो बतानी है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए यह एक चिकित्सक उपकरण है, यही दोस्तों स्टेटमेंट क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों इसका प्रयोग होता है शुगर मापने के लिए, यानी कि दोस्तों मानव शरीर में शुगर का लेवल मापने के लिए ग्लूकोमीटर का ही प्रयोग होता है। तो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। बाकी स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल गलत लग रहा है। देखिए इसका प्रयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, जो कि दोस्तों यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगला है, इसका उपयोग शरीर में ग्लूकोज के मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मात्रा होगा, यह भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसका प्रयोग कहां पर होता है? शरीर में दोस्तों शुगर की मात्रा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है, यह भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यह दोस्तों क्या है? एक चिकित्सक उपकरण है जिससे मानव शरीर के शुगर की मात्रा को मापा जाता है। मानव शरीर में शुगर की मात्रा को मापा जाता है ग्लूकोमीटर से। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मंगल ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम। जी हाँ दोस्तों, मंगल ऑर्बिटर मिशन ये क्या है दोस्तों? एक मंगलयान है। बतानी है कि मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 2013 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मॉम यानी कि दोस्तों मंगल ऑर्बिटर मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 2013 में इसे प्रक्षेपित किया गया था। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? दोस्तों ये बतानिए, भारत पाकिस्तान का जो कारगिल युद्ध हुआ था जिसमें हमारा ही देश विजयी हुआ था दोस्तों, बतानी है कि इस युद्ध का कोड नेम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑपरेशन विजय, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नेम आप लोग याद रखेंगे ऑपरेशन विजय था दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ग्राफीन क्या है? दोस्तों बतानी है कि ग्राफीन क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे ये दोस्तों कार्बन का एक अपरूप है। क्या है? कार्बन का एक अपरूप। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 यानी कि दोस्तों 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? दोस्तों प्रश्न को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से कितना कम हो जाता है? 2 से
यानी 2 से दोस्तों 3.5 डिग्री यानी कि 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोथर्मिया। आप सब याद रखेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आप लोगों को बता दें कि शरीर का जो सामान्य तापमान है उससे ज़्यादा बढ़ता है तो आप सभी को पता होगा इसे बुखार होता है। अगर तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे बुखार होगा। लेकिन अगर सामान्य तापमान से दोस्तों, शारीरिक सामान्य तापमान से अगर कम हो जाए 2 से 3.5 डिग्री तक, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे दोस्तों हाइपोथर्मिया कहा जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है। ये दोस्तों बताने हैं कि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। जी हाँ दोस्तों, यही इसका तात्पर्य होता है बायोटेक्नोलॉजी का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैव प्रौद्योगिकी इसका क्या मतलब होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग, इसे ही बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों, अभी हमने इसी क्लास में पढ़ा कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जो दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक सहित दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है और देश की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी के बाद। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ही दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहा जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? दोस्तों ये बतानी है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का नाम भारत के करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम दोस्तों देखा जा सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो दोस्तों हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? दोस्तों ये बतानी है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र जिसका नाम है यंग इंडिया, बतानी है कि इस समाचार पत्र को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे, गांधी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाया जाता है। ये दोस्तों बताने कि भारत का संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो आप लोग याद रखेंगे 26 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था? दोस्तों ये बतानी है कि भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे, सियाचिन में दोस्तों किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे, सियाचिन में किया गया था दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एमएलए के द्वारा दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, एमएलए के द्वारा, यानी कि राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। आप लोगों को दोस्तों पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कुल 6 वर्षों का होता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कुल 6 वर्ष का होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों ये बतानी है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय, इसका वैश्विक मुख्यालय, हेडक्वार्टर, ग्लोबल हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, फ्रांस में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे,
पादप विज्ञान में दोस्तों पौधों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? दोस्तों बतानी है कि जो हमारा करेंसी नोट है, करेंसी नोट के जो पिछला भाग होता है, इस भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे कुल 15 भाषाएं दोस्तों मुद्रित होती हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे करेंसी नोटों पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं पिछले भाग पर? तो आप लोग याद रखेंगे कुल 15 भाषाएं मुद्रित होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे पिंगली वेंकैया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे पिंगली वेंकैया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चेचक रोग यानी कि चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो चेचक रोग है, चिकन पॉक्स है, यह वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो बतानी है कि किस वायरस के कारण यह रोग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे वैरिसेला नामक वायरस के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चेचक यानी कि चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो आप लोग याद रखेंगे वैरिसेला नामक वायरस के कारण होने वाला ये रोग है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है खगोलीय लीप वर्ष, यानी कि दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल लीप वर्ष को में मापा जाता है। दोस्तों ये बताने कि खगोलीय लीप वर्ष को किस इकाई में, किस यूनिट में मापा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। खगोलीय लीप वर्ष यानी कि दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल लीप वर्ष, लीप को किस यूनिट में मापा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, यानी कि लाइट ईयर्स में मापा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पिछले वर्षों में पूछे गए रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस क्लास को, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।